नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, हम अपने इतिहास को दोहरा रहे थे। इतिहास को दोहराने का ये क्रम लगातार चल रहा था और ये वीडियो सीरीज कोई नई नहीं है, आप इससे भली भांति परिचित हैं। 11 वीडियो लेक्चर इसमें आ चुके हैं और यह इस श्रृंखला का 12वां भाग है। और यहाँ से कहानी सुनाने का जिम्मा मेरे पास है, तो आप मेरे जरिए आगे की जो कहानी है उससे परिचित होंगे, तो बने रहिए। यह जो सीरीज है ये हिंदी भाषा की है, इसका PDF हिंदी भाषा का है और इसे विशुद्ध हिंदी में समझाया जाएगा। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक हैं तो वह सीरीज भी समानांतर रूप से चल रही है, पैरेलल। आप वहां जाकर देख सकते हैं, चैनल पर दोनों की प्लेलिस्ट है, वहां सारे वीडियोस उपलब्ध है। अब आगे चलें, इससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसे देख लीजिए। अगर आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 2 नंबर आपको दिख रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर लीजिएगा। जितनी भी सूचनाएं आपको चाहिए वो सब मिल जाएगी। और फ्री स्टडी मटेरियल और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए 2 रास्ते आपके पास हैं। एक तो टेलीग्राम का जो फ्री ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब पर जितने चैनल हमारे हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर लीजिए। और वहाँ जो ऑल का ऑप्शन होता है जिसमें सारे नोटिफिकेशन आप चुनते हैं, उस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन हैं, जितनी भी वीडियो से संबंधित सूचनाएं हैं, वो लगातार मिलती रहेंगी। ये कुछ बातें हैं और ये हमारे चैनल का लोगो है। और ये जो नीले रंग की लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वेबसाइट है, आप इस पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार अनुक्रमणिका को देख लेते हैं। जो इंडेक्स है उस पर एक निगाह डाल लेते हैं और इसमें जितने तथ्य आप देख रहे हैं इसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इससे परिचित हैं। आपने प्राचीन भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां थी वहां से आरंभ किया था। और अंतिम जो 11वां वीडियो था उसमें आपने जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत है, प्राचीन भारत है, उसकी राजनीतिक दशाओं को थोड़ा सा देखा था, उसकी एक झलक मात्र थी। अब उसकी विस्तृत व्याख्या यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से होगी, इसे देख लीजिए। यहां पर हम लोग हैं इस समय, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहां क्या हो रहा है। अंतिम बार जो चर्चा हुई थी वो नंद वंश पर थी। नंद वंश के बारे में आपने अंतिम वीडियो में यानी 11वें वीडियो में देखा था। देखिए दोस्तों, नंद वंश जो है ये पहला ऐसा राजवंश है, प्रथम राजवंश है मगध साम्राज्य का, जो कि बिंबिसार के द्वारा डाली गई नींव पर एक बड़ी इमारत खड़ी करता है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की नींव डाली थी, आप जानते हैं। हर्यक वंश जो है इसकी शुरुआत होती है और शुरुआती जो शासक है वो बिंबिसार है, जो कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसकी नींव डाली गई थी, नींव पहले से ही थी, लेकिन उस पर बिल्डिंग बनाने का काम किसी ने नहीं किया। बाद में जो शिशुनाग वंश है उसका शासन यहाँ पे शुरू होता है, लेकिन वो ऐसा प्रयास नहीं करते हैं, वो सिर्फ शासन करते हैं। नंद वंश के जो शासक हैं वो अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। आपने देखा कि भारत का, खासतौर पे उत्तर भारत का जो पहला महान और ऐतिहासिक सम्राट है वो महापद्मनंद को माना जाता है। उत्तर भारत में इसे सबसे महान सम्राट के तौर पे मान्यता प्राप्त थी। और महापद्मनंद को कली का अंश यानी कलियुग का अंश, इसके अलावा सर्व छत्रांतक, एकराट और दूसरे परशुराम के अवतार के तौर पे और भार्गव नाम की जो उपाधियां हैं इस नाम से भी संबोधित किया जाता है। अच्छा, आपने सोचा है कभी दूसरा परशुराम इसे क्यों कहा जाता है? परशुराम तो पहले वाले जो है उनके बारे में आप जानते ही हैं। परशुराम एक ऋषि थे, इनका बचपन का नाम राम था और बाद में जब ये परशु धारण करते हैं यानी फावड़ा धारण करते हैं, जो कि भगवान शिव के द्वारा इन्हें प्रसाद के स्वरूप में दिया गया था, तो उसके बाद ये परशुराम कहलाते हैं। और ये काफी उग्र रहते हैं। 21 बार ये पूरी धरती को क्षत्रिय राजाओं से विहीन कर देते हैं। 21 बार ये क्षत्रियों का समूल नाश करते हैं। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, उन कारणों को आप जानते भी होंगे। और इस प्रकार से इन्हें क्षत्रिय हंता के तौर पे देखा जाता है। और बाद में आपने रामायण में इनका जिक्र देखा ही है। जो रामानंद सागर का रामायण इस समय टेलीकास्ट हो रहा था कुछ दिन पहले लॉकडाउन के जमाने में, तो उसमें आपने देखा कि जब भगवान राम सीता जी के स्वयंवर में जाते हैं और वहां धनुष उठाते हैं और उसके बाद उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो धनुष जो है वो टूट जाता है। वो तोड़ते नहीं है, तोड़ने की वहां शर्त नहीं रहती है, लेकिन असावधानी में धनुष जो है वो भंग हो जाता है। और धनुष जब टूटता है तो वो शिव धनुष रहता है और परशुराम उसके संरक्षक रहते हैं। तो परशुराम को तुरंत पता लगता है और वो तुरंत वहां गुस्से में आते हैं और उसके बाद अच्छा खासा वाद विवाद होता है और अंत में परशुराम जो है वो भगवान राम से संतुष्ट हो जाते हैं। लक्ष्मण जी और परशुराम में काफी कहा सुनी होती है, तो वो सब आपने वहां देख रखी है। अब यहाँ पर जो महापद्मनंद है इसे दूसरा परशुराम क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भी क्षत्रिय हंता था। यहाँ आप देख रहे हैं, इसे क्षत्रियों का संहार करने वाला कहा जाता है। और यहाँ जो राजवंशों का इसने नाश किया था, उन्मूलन का मतलब क्या होता है? विनाश करना। तो ये इक्ष्वाकु था, कलिंग था, अश्मक था, पांचाल था, ये सब क्षत्रिय राज्य थे। मतलब यहाँ पे क्षत्रिय राजाओं का शासन था। इसके अलावा है था और
कुरु था, मैथिल था, शूरसेन था और ये वीतिहोत्र था। इस प्रकार के जो क्षत्रिय राज्य थे, इसका उन्मूलन करने का श्रेय महापद्मनंद को दिया जाता है। इसने काफी ज्यादा प्रभाव जमाया था। और मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कलिंग ने 32 वर्ष। ये मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन है। जितने पुराण आप देखते हैं, 18 कुल पुराण है, तो उसमें सबसे प्राचीनतम है। इसमें राजवंशों का जो इतिहास मिलता है उसमें इक्ष्वाकु, कलिंग, इस प्रकार के अश्मक जैसे जो राजवंश हैं उनका काल अवधि दिया हुआ है कि इन्होंने कितने समय तक शासन किया था। ये सारी जानकारी है। लेकिन महापद्मनंद सिर्फ संहार नहीं करता है, वो अपने साम्राज्य को फैलाता भी है। और यही कारण है कि जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, यहाँ पर अंडरलाइन ज्यादा नहीं की जा रही है क्योंकि ये चीजें आप देख चुके हैं। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, वहां से ऐसी सूचना प्राप्त होती है, या ये कह लीजिए कि हिंट मिलता है, संकेत प्राप्त होता है कि इसने कलिंग पर जीत हासिल की थी और उसे भी मगध एम्पायर में, मगध साम्राज्य में विलय कर लिया था, मिला लिया था। अब बात करते हैं धनानंद की। ये तो महापद्मनंद पे चर्चा हो गई जो कि योग्य था। धनानंद जो था वो बहुत योग्य नहीं था। उसके अंदर सबसे बड़ी जो अयोग्यता थी, सबसे बड़ा जो अवगुण था, वो उसका अत्याचारी होना था। हालांकि नाम के अनुरूप उसके पास बहुत सारी दौलत थी, उसका नाम था धनानंद, तो पैसा भी बहुत ज्यादा था उसके पास। उसने जनता को चूस कर, उसका शोषण करके बहुत दौलत इकट्ठी कर रखी थी। और ये नंद वंश का आखिरी शासक था, आप जानते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का आगमन होता है चाणक्य के सहारे, और यहां से मौर्य साम्राज्य शुरू होता है। तो धनानंद जो था ये सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर महान के बारे में आप जानते हैं, ये उसका समकालीन था। और जेनोफोन नाम का जो इतिहासकार है, उसने अपने ग्रंथ साइरोपेडिया में धनानंद को सबसे धनी व्यक्ति बताया है। तो इसे धनी व्यक्ति कहने वाला व्यक्ति कौन है? जेनोफोन है। धनानंद के जो प्रमुख सेनापति थे उनका नाम आपने देखा ही है, भद्रशाल। और इनके जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम कलप्क था। कलप्क नाम के इनके मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर। दिक्कत क्या थी? अन्यायपूर्ण जो इसका शासन था उससे परेशान होकर प्रजा जो थी, जनता, वो विकल्प खोजने लगती है। देखिए दोस्तों, राजा जब निरंकुश हो जाता है तो प्रजा असंतुष्ट होती ही है। अत्याचार कोई भी कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगा? कुछ समय तक सहा जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक नहीं। और ऐसे में जनता ने दूसरा रास्ता खोजना शुरू किया, और वो विकल्प था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के रूप में उन्हें विकल्प दिखाई देता है और जनता इसे सपोर्ट करती है, समर्थन देती है। और चाणक्य के सहारे इसने राज्यारोहण किया था, आप जानते हैं। विष्णुगुप्त चाणक्य का प्रारंभिक नाम था। वो तो इनकी जो कूटनीतियां थी, इसकी वजह से इन्हें चाणक्य कहा जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप देख चुके हैं। अब हमें देखना कहां से है? हमें यहां से देखना है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक, यानी नंद वंश तक के जो राजा है उनका शासन काल यहाँ पर देखने की आवश्यकता है, जो कि एक सारणी के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत है। इसे देख लीजिए। राजा का नाम ये बाईं तरफ है, और जो शासन काल है, जो कि वर्ष में दिया हुआ है, साल में यहाँ गिना गया है, वो दाहिनी ओर है। तो बाईं तरफ देखिए, सबसे पहला जो राजवंश है वो शिशुनाग इसमें दिया हुआ है। 40 वर्ष तक इसमें शासनकाल इनका रहता है। इसके बाद काकवर्ण है, नीचे आ जाइए, देखिए काकवर्ण है 26 वर्ष। इसके बाद क्षेमवर्धन 36, क्षेमजित और छत्रोजस, ये दोनों एक ही नाम है, अथवा शब्द लगा हुआ है, तो आप क्षेमजित कहिए या छत्रोजस कहिए। इसका जो शासन अवधि है, इसकी जो शासन की पूरी अवधि है वो 24 साल की है। इसके बाद बिंबिसार 28 वर्ष, लंबा चौड़ा शासनकाल है। अजातशत्रु 27 वर्ष, दर्शक 24 साल, उदयन 33 साल, नंदिवर्धन 40 साल, महानंदिन 43 साल, और महापद्मनंद और उसके जो 8 बेटे थे। सिर्फ अकेला महापद्मनंद नहीं, बल्कि उसकी जो 8 संतानें थी, कुल मिलाकर 100 साल। और कुछ जो स्कॉलर्स हैं, कुछ जो विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनका मानना है कि केवल 40 साल। तो यहाँ पर वैचारिक मतभेद है, कुछ जगह 100 साल मिलता है और कुछ जगह 40 साल मिलता है। तो ये इनकी शासन की टोटल अवधि थी, जिसे कि आप यहाँ सारणी के माध्यम से देख रहे हैं। और यहाँ जो रेफरेंस लिया गया है, संदर्भ लिया गया है, वो किसका है? पुराणों का है। यह सब पुराणों में कही गई बातें हैं जो कि यहाँ उल्लिखित है। अगर इसका जो प्रमाण है आप देखना चाहें तो वो पुराण है। आगे चलते हैं। ये तो टेबल आपने देखी। अब देखिए, भारत में जो प्राचीनतम प्राप्त सिक्के हैं, प्राचीनतम मतलब सबसे पुराने वाले, जो सबसे पुराने वाले सिक्के हैं उन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। जो सिक्के सबसे पुरानी अवस्था के मिले हैं उन्हें पंचमार्क सिक्का या आहत सिक्का क्यों कहते थे? क्योंकि इन पर चोट करके इन्हें ढाला जाता था, इन्हें चोट पहुंचाई जाती थी। और आहत शब्द का मतलब होता है घायल। तो घायल कौन होगा? जिसे चोट पहुंचेगी। तो वही चीज यहां भी थी। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे और इसीलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। पंचमार्क इनके ऊपर बनता था, या इन्हें ठोक पीट कर इनके ऊपर निशान बनाया जाता था, ठप्पा लगाया जाता था। जैसे आप देखते हैं, कोई भी सिक्का जो है वो प्लेन नहीं होता, सादा नहीं होता। जो बाजार में मुद्रा हमारी है, रुपया, उसके जो सिक्के हैं, प्रचलित सिक्के हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि दोनों ओर कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है।
वैसे ही पहले के समय के जो सिक्के होते थे वह भी एकदम सादे नहीं होते थे, उस पर कुछ न कुछ अंकित होता था, राजा का चित्र, राजा का नाम या कुछ देवी देवताओं से संबंधित चिन्ह जो होते थे वो वहां दिखाई देते थे। तो इस प्रकार के निशान बनाने के लिए ठप्पे का इस्तेमाल किया जाता था, मुहर लगाई जाती थी और उसके ऊपर इसे उकेरा जाता था। और यह जो पंचमार्क सिक्के होते थे यह चांदी के बने हुए होते थे, इनकी जो मूल धातु थी वह चांदी थी। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि जो प्राचीनतम भारत से प्राप्त आहत सिक्के हैं उनकी मूल धातु क्या है? तो आपको याद रखना है ये चांदी है। यहाँ आप देख लीजिए ये चांदी के बने हुए होते थे। इसके बाद जो दूसरी लाइन है, दूसरा जो तथ्य है उसको देखिए। पाली धर्म ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में प्रद्योत ये अवंती का राजा था। बुद्ध का जो समय था उस समय प्रद्योत का शासन था अवंती पर। उदयन जो था ये वत्स महाजनपद का राजा था। महाजनपदों का इतिहास आपने पीछे देख रखा है। तो उदयन जो था ये वत्स को संभाल रहा था उस समय। इसी प्रकार से प्रसेनजित जो है ये कौशल के सम्राट थे और अजात शत्रु का शासन उस समय मगध पर था। अजात शत्रु कौन था? इसे कुणिक के नाम से भी जानते हैं। ये बिंबिसार का बेटा था, बिंबिसार का उत्तराधिकारी था। अजात शत्रु के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देख लीजिए। अजात शत्रु जो कि बिंबिसार का उत्तराधिकारी था उसने मगध साम्राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाया। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? बिंबिसार है और उसकी परंपरा को आगे बढ़ाने वाला अजात शत्रु है। जैन ग्रंथ जो है, जैन ग्रंथ का यहाँ नाम दिया हुआ है उत्तराध्यायन, उत्तराध्यायन सूत्र। यहाँ से अजात शत्रु का उपनाम हमें कुणिक प्राप्त होता है। तो अजात शत्रु का जो नाम है कुणिक वो हमें कहाँ से मिलता है? एक जैन ग्रंथ से मिलता है जिसका नाम है उत्तराध्यायन। और देख लीजिए सर्वप्रथम इसने 16 वर्षों के निरंतर प्रयत्नों के बाद वज्जी संघ को जीता था। 16 साल तक इसने लगातार कोशिश की थी और उसके बाद जो वज्जी संघ है उस पर जीत हासिल की थी और मगध साम्राज्य को फैलाने का काम किया। हालांकि बहुत ज्यादा विस्तार नहीं कर पाया लेकिन फिर भी ये एक प्रयास करता है और फिर आगे कौशल महाजनपद के विरुद्ध भी ये सफलता प्राप्त करता है और उसे भी मगध साम्राज्य में मिला लेता है। इस प्रकार से अजात शत्रु को एक तरह से कहा जा सकता है कि इसने मगध साम्राज्य को सुदृढ़ किया था, मजबूत करने का काम किया था। और राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है उसमें पहली बौद्ध संगीति का आयोजन इसी के द्वारा कराया जाता है, मतलब आयोजक यही रहता है। और भरहुत अभिलेख जो है, भरहुत का जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है उसमें बुद्ध तथा अजात शत्रु के मिलन का वर्णन प्राप्त होता है। मतलब गौतम बुद्ध की अजात शत्रु के साथ भेंट हुई थी और ये जिक्र हमें कहाँ मिलता है? भरहुत के अभिलेख से प्राप्त होता है। ये कुछ जानकारी अजात शत्रु के बारे में थी। अब आगे चलते हैं। देखिए खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इससे हमें नंद राजा महापद्मनंद की कलिंग विजय की सूची प्राप्त होती है। मतलब ऐसी सूचना मिलती है कि कलिंग पर इसने जीत हासिल की थी। और ये अभिलेख जो है इसे याद रखिएगा, ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसमें यह कहा गया है कि कलिंग में इसने नहर का निर्माण करवाया था। कलिंग में सूखे की समस्या से बचने के लिए या उसके निपटान के लिए इसने नहर बनवाई थी और साथ में जिनसेन की प्रतिमा को ये अपने साथ ले गया था, अपने साथ उठवा ले गया था। ये काम ये करता है। इसके बाद मध्य प्रदेश में अगर आप निगाह डालेंगे तत्कालीन जो समाज था या तत्कालीन जो परिस्थितियां थी, तो मध्य प्रदेश का जो मालवा है वहां पर स्थित था उज्जैन। उज्जैन की अवस्थिति कहाँ है? मध्य प्रदेश के मालवा में थी और इसे भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता था। यहाँ आप देख रहे हैं इसे भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में गिना जाता था और यह 16 महाजनपदों में एक जो अवंती है उसका हिस्सा था। 16 महाजनपदों में अवंती का जिक्र आप देख चुके हैं। तो अवंती जो महाजनपद था उसकी 2 राजधानियां थी, 2 कैपिटल्स थी। एक तो उसमें से कौन सी है? ये वाली अवंतिका, यहां आप देख लीजिए। और अवंतिका को ही हम लोग उज्जैन के नाम से भी जानते हैं। उज्जैन और अवंतिका एक ही शब्द हैं, 2 नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। और ये राजधानी थी अवंती की। अवंती की 2 राजधानियां थी, उसमें से ये एक है। इसके बाद पाटलिपुत्र के बारे में देख लीजिए, जो वर्तमान में पटना है, बिहार में स्थित है। तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजात शत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने की थी। यहाँ पर संस्थापक का नाम पूछ सकता है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? अजात शत्रु का सक्सेसर था, उसका नाम था उदयन, उसने की थी। और उदयन जो था यह भी अपने पिता के समय चंपा का उपराजा था। मतलब ऐसा नहीं था कि ये पिता की मृत्यु के बाद राजा बनता है, नहीं, ये पहले से ही शासन का अनुभव प्राप्त कर रहा होता है और चंपा का उस समय ये उपराजा रहता है। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र की स्थापना करना था और राजधानी का वहां स्थानांतरण भी करना था। इसने राजधानी को वहां स्थानांतरित किया। इससे पहले राजधानी कहां पर थी? इससे पहले राजधानी राजगृह में थी। यहाँ आप देख लीजिए, जो पहली राजधानी मगध की थी वो राजगृह में थी। यहां से स्थानांतरित राजधानी को करने का श्रेय ये उदयन को दिया जाता है। कहां पे? पटना में, यानी पाटलिपुत्र में। और उदयन के समय में भी
अवंती में युद्ध हुआ था, मतलब अवंती से इनकी लड़ाई हुई थी। लेकिन यह जो युद्ध था ये निर्णायक नहीं था, मतलब इसमें कोई फैसला नहीं हो पाया, संधि हो गई और वो युद्ध वहीं शांत हो गया। यह जो उदयन था ये जैन धर्म का समर्थक था, जैन मतावलंबी था। इसने अपनी राजधानी के मध्य में एक जैन चैत्यगृह का निर्माण भी करवाया था और यहाँ ये नियमित उपवास भी रखता था, मतलब जैन धर्म के जो नियम कायदे हैं उसका ये पालन करता था। और हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था नागदर्शक, हर्यक जो वंश था उसका समापन कैसे होता है ये जान लीजिए। तो उसका जो अंतिम राजा था नागदर्शक, उसको जनता ने हटा दिया, जनता के द्वारा उसे रिप्लेस कर दिया गया और उसके स्थान पे मगध के राज सिंहासन पे शिशुनाग को बैठाया जाता है। और शिशुनाग के नाम से ही यहाँ पर एक नया राजवंश स्थापित होता है जो कि है शिशुनाग वंश। 412 ईसा पूर्व से लेकर 344 ईसा पूर्व तक ये लगातार शासन करता है। और उसके बाद तब जो है नंद वंश यहाँ पर प्रवेश करता है, नंद वंश की यहाँ पे प्रविष्टि होती है और वहां से इसका साम्राज्य स्टार्ट होता है। ये सारी चीजें हम यहाँ देख रहे हैं। और देख लीजिए जो पाटलिपुत्र है, उदयन के द्वारा यहाँ राजधानी तो बनाई गई, उसके बाद ये शिशुनाग वंश और नंद वंश दोनों के समय में ही राजधानी रहता है। मतलब ऐसा नहीं है कि पाटलिपुत्र से शिशुनाग वंश के जो राजा थे उन्होंने राजधानी को हटाया था, या जो नंद वंश के राजा हैं उन्होंने राजधानी का स्थानांतरण किया था। उनके समय में भी पटना ही राजधानी थी और वर्तमान में भी है। आगे देखिए, उदयन और वासव दत्ता की जो दंत कथा है, और दंत कथा कैसी है, ये लव स्टोरी है, प्रेम कथा है। इसका संबंध उज्जैन से है, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो उज्जैन की है, अर्थात मध्य प्रदेश की है। और इस कथा को महाकवि भास ने, भास जो थे उस समय के महान कवि थे, इन्होंने अपने एक नाटक में, ये नाट्य ग्रंथ है, इसका नाम है स्वप्न वासव दत्ता, इसमें बढ़ा चढ़ाकर लिखा है। जो स्वप्न वासव दत्ता है इसमें वासव दत्ता और उदयन, उदयन का मतलब जो तत्कालीन राजा था, उसकी प्रेम कथा का वर्णन है। और लिखने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम भास है। यहाँ आप देख लीजिए, तो ग्रंथ के जो रचयिता है उनका नाम पूछा जा सकता है। और स्वप्न वासव दत्ता किस प्रकार का ग्रंथ है, ये नाटक ग्रंथ है, इसमें नाटक के माध्यम से जो घटना है उसका वर्णन किया गया है। और इस नाटक में वत्स नरेश उदयन, उदयन जो था उस समय वत्स का राजा था, और अवंती राजा की पुत्री, अवंती के राजा थे प्रद्योत, उनकी बेटी थी वासव दत्ता, उनके बीच में प्रेम संबंध का जिक्र प्राप्त होता है। और इसमें यह बताया गया है कि उदयन उस समय, जिस समय इसकी वासव दत्ता से भेंट होती है, उस समय ये उज्जैनी के कारागार में बंदी था, बंदी जीवन बिता रहा था। उसी समय ये राजा की बेटी से मिलता है और अपना दिल उसे दे बैठता है। ये चीजें यहाँ दिखाई देती हैं। इसके बाद जो अगली लाइन है उसको देखिए, प्रथम मगध साम्राज्य, मगध का कई बार उत्कर्ष और पतन हुआ है। मगध ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, अलग अलग राजवंशों को देखा है। तो प्रथम मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में होता है, जिसके बारे में हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं। और इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार था, ये आप जानते ही हैं, बिंबिसार से ही ये शुरू होता है। यह हर्यक वंश के नागकुल नामक शाखा से संबंधित था। और जैन ग्रंथ जो उत्तराध्यायन सूत्र है उसमें बिंबिसार का उपनाम, या एक तरह से आप कह लीजिए निक नेम, वो श्रेणिक के तौर पे प्राप्त होता है। यानी कहा जाता है कि बिंबिसार का जो प्रारंभिक नाम था वो श्रेणिक था। इसने मगध साम्राज्य को प्रोत्साहन देने के क्रम में कई प्रकार के उपकरण अपनाए थे। उपकरण का मतलब यहाँ पे प्रयासों से है, मशीन से नहीं है। प्रथम जो इसका प्रयास था उसमें इसने क्या किया, सैनिक प्रसार पर बल दिया, मतलब अपनी सेना को फैलाने का इसने काम किया। और अंग महाजनपद को मगध साम्राज्य में मिला लिया, मतलब सैन्य विस्तार इसने किया और उसके बल पे इसने अंग देश को अपने हिस्से में यानी मगध साम्राज्य में विलय कर लिया। और उसके बाद क्या होता है, दूसरे प्रयास के तौर पे इसने 16वीं और 17वीं सदी के यूरोपीय शासकों की तरह, यहाँ पर 16वीं और 17वीं सदी में हम जा नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से उस समय में चले जा रहे हैं। यहाँ उनका उदाहरण दिया जा रहा है कि जो 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय शासक थे उनकी तरह ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से ये अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक स्थिति जो है उसे मजबूत करता है। जैसे कि इसने कौशल, वज्जी और इसके अलावा मध्य देश, यहाँ से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। और दूसरी तरफ बिंबिसार ने प्रशासनिक सुधार के लिए भी काफी बड़े बड़े कदम उठाए थे। मतलब ये एक योग्य राजा था और इसी ने वास्तविक रूप में मगध साम्राज्य को स्थापित किया था। इसने स्थायी सेना का निर्माण करवाया, भूमि की पैमाइश करवाई, इस प्रकार के सुधारवादी कार्यक्रम इसने चलाए थे। तो ये चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। और इसका संबंध हर्यक कुल से था, ये आप जानते ही हैं। इसके बाद ये वाला जो पैराग्राफ है इसको देखिए, इसमें ये कहा गया है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में काशी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। नगर राज्य था, यहाँ पर राज्य कई प्रकार के होते हैं, तो उसमें से ये नगरीय सभ्यता वाला राज्य था और ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि और संपन्नता का साक्ष्य मिलता है।
जो जातक ग्रंथ हैं, जातक कथाएं हैं, उसमें काशी का उल्लेख प्राप्त होता है। और इसके समकालीन जो अन्य शहर थे, इसके समय के जो और शहर थे, उससे इसकी तुलना की गई है और बताया गया है कि इसके पास संपदा और समृद्धि दोनों ही ज़्यादा थी। जैसे कि कौशल, अंक और मगध के साथ इसकी लंबी प्रतिद्वंदिता थी, मतलब कंपटीशन चल रहा था, और सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चलता है और अंत में मगध जो है वो हावी हो जाता है। काशी का जो वर्चस्व है वो लंबे समय तक नहीं रहता है और मगध यहाँ भारी पड़ जाता है। ये चीज़ें हम देख रहे हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें बुद्ध काल में गंगा घाटी के कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं और जो गणराज्य हैं उनके बारे में यहाँ दिया हुआ है। पूरी लिस्ट है, कुल मिलाकर 10 हैं। तो इन 10 के बारे में देख लीजिए। देखिए, पहले जो है वो कपिलवस्तु के शाक्य हैं। ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ये पढ़ा जा रहा है बुद्ध काल, यानी गौतम बुद्ध का जो समय था, उस समय गंगा नदी का जो घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर कई गणराज्य अस्तित्व में आए थे। उनका वजूद यहाँ पर विकसित हुआ था और उसका जो प्रमाण है वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। कौन कौन से राज्य थे उन्हें देखना है। तो पहले जो है वो कपिलवस्तु के शाक्य हैं। इसके बाद ये सुमारगिरी के भग्य हैं। इसके बाद अलकप के बुली हैं, केसपुत्त के कालाम हैं, रामगाम के कोलिये हैं, कुशीनारा के मल्ल हैं, पावा के मल्ल हैं। यहाँ मल्लों की 2 वैरायटी थी, एक पावापुरी के मल्ल थे और कुशीनारा के मल्ल, ये अलग थे। इसके बाद पिप्पली वन के मोरिये हैं, वैशाली के लिच्छवी हैं और मिथिला के विदेह हैं। विदेहों के जो राजा थे वो जनक थे, सीता जी के पिताजी, और उन्हीं के क्रम में ये परंपरा आगे बढ़ती है और जितने भी सम्राट बनते हैं उन्हें विदेह कहा जाता है। मतलब सम्राटों की एक उपाधि बन जाती है विदेह, लेकिन असली विदेह कौन था? राजा जनक थे, जो कि सीता जी के पिता थे। तो ये 10 कुल मिलाकर तत्कालीन राज्य हैं जो कि बुद्ध के समय में उत्पन्न हुए थे, इनका उत्कर्ष हुआ था। इन्हें आप देख रहे हैं, कपिलवस्तु जो कि बुद्ध का जन्म स्थान है। इसके बाद आगे की जो जानकारी है उसको देख लीजिए, इसे जूम आउट कर लीजिए। देखिए, वैशाली के जो लिच्छवी थे, वैशाली में लिच्छवियों का शासन था, तो इन्होंने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। गणतंत्र यानी संवैधानिक शासन, जनता का शासन। तो इस प्रकार के गणतंत्र की स्थापना करने वाले वैशाली के लिच्छवी पहले थे और विश्व में पहले थे। ये बड़ी बात होती है। भारत में पहला होना यही अपने आप में गर्व का विषय है, और संपूर्ण विश्व में अगर आप पहली बार ऐसा कोई प्रशंसनीय कदम उठा रहे हैं तो ये काफी काबिले तारीफ है। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी वज्र संघ में सर्वप्रमुख थे। वज्र संघ जो बना हुआ था उसमें सबसे सर्वोच्च स्थान लिच्छवियों का था। अब लिच्छवियों के बारे में कुछ और जानकारी यहां देख लीजिए। राजा चेतक या चेटक भी इन्हें कहा जाता है, यह लिच्छवी गणराज्य के राजा थे और इनकी पुत्री का नाम यहाँ पर दिया हुआ है चेलना। इन्हें चेल्लना के नाम से भी जानते हैं। इनका विवाह हुआ था मगध नरेश बिंबिसार से। मगध का जो राजा था बिंबिसार, उसके साथ इनकी बेटी का विवाह होता है। और लिच्छवी वज्र संघ के प्रधान वंशों में से एक था। मतलब लिच्छवी जो वंश था या लिच्छवी जो संघ था, वो न सिर्फ गणतंत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य था, बल्कि यह काफी महत्वपूर्ण भी था। इसकी प्रभुत्ता, इसका जो महत्व है वो काफी ज्यादा प्रबल था। इसके बाद बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय, इसमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की जो सूची प्राप्त होती है, ये आप देख लीजिए। यह जो 16 महाजनपद है ये कौन कौन से हैं? अंग है, यहां आप देख सकते हैं, अंग है, मगध है, काशी है, कोसल है, वज्जी है, मल्ल है। इसके बाद चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अश्मक, अवंती, गंधार और कंबोज। इसमें जो अस्मक है ये एकमात्र ऐसा महाजनपद है जो कि दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी जितने हैं वो उत्तरी क्षेत्र जो भारत का है वहां पर स्थित है। कुछ पूर्व की ओर है, कुछ पश्चिम की ओर है, कुछ एकदम उत्तर में है और कुछ मध्य में है, लेकिन दक्षिण में एकमात्र यही है अस्मक। और इसकी जो राजधानी थी वो पैठन या पोतन थी, ये आप जानते हैं। 16 महाजनपदों के बारे में कुछ और जान लीजिए। देखिए, 16 महाजनपदों की जो स्थिति है, सबसे पहला महाजनपद अगर हम देखें तो काशी था, उसके बाद कौशल था, इसके बाद अंग था, वज्र संघ था। इनका क्रम आप चाहे जो रखिए, अंग था, उसके बाद वज्र संघ था, मल्ल था, वत्स, मगध, पांचाल, मत्स्य, चेदी, अश्मक जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र है, इसके बाद शूरसेन, गांधार, कंबोज, कुरु और अवंती। ये है 16। और इनका जिक्र सिर्फ बौद्ध ग्रंथ में नहीं प्राप्त होता है, बल्कि जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, वहां से भी इनका उल्लेख प्राप्त होता है। और वर्तमान स्थिति अगर आप देखिएगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान में इनकी स्थिति कहां पर है, ये कहां पर मौजूद है, तो जो काशी था, यहां आप देख लीजिए, काशी जो था यहाँ कोने में है। इसकी वर्तमान स्थिति बनारस में है, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है, और राजधानी वाराणसी थी इसकी। उस समय की जो राजधानी थी उसका जिक्र किया जा रहा है। तो काशी की वर्तमान स्थिति है बनारस, और ये यूपी का एक जिला है, आप जानते ही हैं।
राजधानी इसकी तत्कालीन थी वाराणसी। और यहाँ का अगर महत्वपूर्ण तथ्य आप जानना चाहें तो ये प्रारंभ में शक्तिशाली राज्य था और आगे कौशल के साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। इसके बाद पार्श्वनाथ के जो पिता थे अश्वसेन, वो यहाँ के राजा थे। कहाँ के? ये काशी की बात की जा रही है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है कौशल या कोसल इसे कहा जाता था, बगल में ही है, उसको देखिए। ये फैजाबाद वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का जो फैजाबाद वाला हिस्सा है वो उस समय कौशल कहलाता था और इसकी राजधानी थी उत्तरी कौशल या उत्तर कौशल। इसे श्रावस्ती या अयोध्या वाले क्षेत्र के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ का राजा था प्रसेनजीत और मगध शासक अजातशत्रु ने इसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। इसकी जानकारी आपने पीछे देखी है। इसके बाद अंग को देख लीजिए। अंग की वर्तमान स्थिति बिहार में है। ये बिहार का ही एक क्षेत्र है और कहाँ पे? तो उत्तरी क्षेत्र है। उत्तर वाला जो बिहार का हिस्सा है वहां पर ये स्थित है और इसकी राजधानी थी चंपा। इसकी जो राजधानी है वो चंपा थी। कर्ण का जन्म यहाँ पर तो नहीं हुआ था लेकिन उसका बचपन यहाँ बीता था। कर्ण जो थे मतलब पांडवों में सबसे ज्येष्ठ, जो छठवें पांडव थे, कुंती के पहले पुत्र, उन्हें कुंती ने बचपन में ही नदी में बहा दिया था लोकलाज के भय से। तो उसके बाद वो जो लकड़ी की पेटिका जिसमें रख के इन्हें बहाया गया रहता है वो बहते बहते चंपा वाले क्षेत्र में पहुंचती है और वहां पर एक जो सारथी दंपत्ति होते हैं वो इन्हें प्राप्त करते हैं और इनका पालन पोषण करते हैं। तो चंपा वाला जो क्षेत्र है वो कर्ण का बाल्यकाल वाला एरिया है और बाद में अंग देश का राजा इन्हें बनाया जाता है। तो इसका उल्लेख यहाँ से प्राप्त होता है। और ये जो अंग देश है इसका प्राचीन नाम मालिनी था और बुद्ध के समय 6 प्रमुख जो महानगर थे उसमें ये शामिल था। इसके बाद वज्जी संघ की अगर आप बात कीजिएगा, वज्जी को आप बगल में ही देख रहे हैं, ये रहा। तो वज्जी जो है इसकी वर्तमान स्थिति है उत्तरी बिहार। ये भी उत्तरी बिहार वाला ही क्षेत्र है और वैशाली इसकी राजधानी थी। वज्जी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है जानते हैं दोस्तों? ये जो वज्जी आप बार बार देख रहे हैं इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पशुपालक समुदाय यानी चरवाहे। और 8 राज्यों का ये संघ था, इसीलिए इसे वज्जी संघ कहा जाता था। 8 राज्य इसके अंतर्गत आते थे। कौन कौन से हैं? तो वज्जी है, वैशाली है, मिथिला है और इसी प्रकार के और भी प्रमुख राज्य हैं। 3 मुख्य हैं, उनका यहाँ जिक्र किया गया। इसके बाद मल्ल को आप देख सकते हैं। तो मल्ल जो है ये यूपी में ही है। पूर्वी यूपी का जो देवरिया जिला है वहां पर ये स्थित है। मतलब इसकी तत्कालीन जो वर्तमान स्थिति है उसकी हम बात कर रहे हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो कुशीनारा या पावापुरी थी, ये वाला क्षेत्र था। और कुशीनारा में बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, इस मायने में ये खास है। इसके बाद वत्स्य को आप देखिए। तो वत्स्य वाला जो क्षेत्र है वो वर्तमान में प्रयागराज के आसपास का एरिया है। इलाहाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वो उस समय का वत्स्य था और कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। और हस्तिनापुर के राजा निचक्षु नाम था इनका। ये जो निचक्षु थे इन्होंने कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाया था और यहाँ का प्रसिद्ध राजा जो था वो इस तौर पे देखा जाता है। इसके बाद मगध को आप देखिए। मगध जो था ये दक्षिणी बिहार था। मगध साम्राज्य की आप काफी चर्चा सुन चुके हैं। तो ये दक्षिणी बिहार था और गिरिवज्र यानी राजगृह इसकी शुरुआती राजधानी थी। बाद में राजधानियों में परिवर्तन होता है लेकिन तत्कालीन जो राजधानी थी वो राजगृह थी। शिशुनाग वंश, हर्यक वंश, जिसमें कि बिंबिसार, अजातशत्रु और कालाशोक, इनका नाम आप देखते हैं। इनका यहाँ दौर रहता है, शासन रहता है और ये सबसे शक्तिशाली था। काशी जो था वो शुरुआती तौर पे शक्तिशाली महाजनपद के तौर पे देखा जाता है लेकिन बाद में असली जो वास्तविक शक्ति है वो मगध की ही प्रबल होती है। इसके बाद पांचाल है। बरेली और बदायूं वाला जो क्षेत्र है वो इसके दायरे में आता है और इसकी 2 राजधानियां थी। पांचाल जहाँ की द्रौपदी थी, पांचाली, वर्तमान में ये कहाँ पे है? बरेली और बदायूं वाला क्षेत्र है, मतलब ये इस एरिया में बिलोंग करता है। और उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल ये दोनों ही इसके दायरे में आते थे। उत्तरी पांचाल जो था मतलब उत्तरी पांचाल वाली जो राजधानी थी वो थी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल वाली जो राजधानी थी वो काम्पिल्य थी। इसके बाद मत्स्य है। मत्स्य यानी जयपुर और अलवर वाला क्षेत्र यानी राजस्थान का एरिया। विराटनगर इसकी राजधानी थी। पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं काटा था। इसके बाद चेदी है, यहाँ का शिशुपाल था जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। तो ये बुंदेलखंड का पूर्वी भाग है। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला एरिया है वहां पे जो पूर्वी पोर्शन है, हिस्सा है, वो पहले चेदी था और इसकी राजधानी थी सोथिवती या शुक्तिमती। इसके बाद अस्मक है। ये आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी तट है वहां पर स्थित है और इसकी राजधानी थी पैठन या पोतन। और इसकी विशेषता क्या है ये आप जानते ही हैं, दक्षिण भारत का ये एकमात्र है। इसके बाद शूरसेन है। शूरसेन की कुंती थी। ये जो महाजनपद है यहाँ की राजकुमारी थी कुंती। ये मथुरा में है, मतलब इसकी जो राजधानी है वो मथुरा में है और इसकी जो लोकेशन है वो भी मथुरा में ही है, मतलब ये यूपी में था। इसके बाद गांधार को देखिए। गांधार जो है वो पाकिस्तान में चला गया है। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी जो कि कौरवों की माता थी वो यहीं की रहने वाली थी
और शकुनी मामा भी यहीं के थे। तो ये गांधार जो है ये आधुनिक पेशावर वाला क्षेत्र है और तक्षशिला इसकी राजधानी थी। इसके बाद कंबोज को देख लीजिए। कंबोज जो है ये काबुल और कश्मीर वाला हिस्सा है और राजपुर या हाटक ये इसकी राजधानी के तौर पे देखा जाता था। कुरु जो है ये दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर वाला क्षेत्र है। कुरु यानी कुरु वंश जिसकी आप चर्चा सुनते हैं कौरवों और पांडवों यानी महाभारत के संदर्भ में, तो उसका जो क्षेत्र था वो कौन सा था? दिल्ली और मेरठ वाला एरिया और इसके अलावा थानेश्वर। अब इसके बाद देखिए इसकी जो राजधानी थी वो इंद्रप्रस्थ थी। इसका संबंध महाभारत काल से है, मतलब युधिष्ठिर और पांडवों का जो परिवार है उससे ये संबंध रखता है। और अंत में अवंती, तो पश्चिमी और मध्य मालवा वाला जो क्षेत्र है वो इस दायरे में आता है और इसकी दो राजधानियां थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। तो उत्तरी अवंती वाला जो क्षेत्र था उसकी राजधानी थी उज्जैन या उज्जैनी इसे कहा जाता था, और जो दक्षिणी अवंती थी उसकी राजधानी थी माहिष्मती। अब यहाँ पर माहिष्मती से आपको बाहुबली की याद आ रही होगी, तो महेंद्र और अमरेंद्र बाहुबली की बात यहाँ नहीं हो रही है। ये माहिष्मती जो है ये महाजनपदों का हिस्सा था। और प्रसिद्ध राजा चंड प्रद्योत महावीर का समकालीन मगध शासक, मतलब ये यहाँ पे देखा जाता है। यहाँ का जो प्रसिद्ध राजा था वो कौन था? चंड प्रद्योत था। और शिशुनाग के द्वारा इसे मगध साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। तो ये आप यहाँ देख रहे हैं और ये 16 महाजनपद है। इसके बाद जो अगली जानकारी है उसमें ये कहा गया है कि पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं, मतलब व्याकरणाचार्य हुए हैं। इन्होंने संस्कृत व्याकरण को व्यवस्थित किया और छंदबद्ध करके एक जगह इकट्ठा किया। संस्कृत भाषा तो पहले से ही विद्यमान थी लेकिन उसका व्याकरण दूर दूर तक कहीं भी मौजूद नहीं था, तो उसे इकट्ठा करने का और बनाने का, सही ढंग से व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो पाणिनि को दिया जाता है। और ये पैदा कहाँ हुए थे? तो भारत का जो उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र है वहां पे गंधार वाले इलाके में इनका जन्म हुआ था। और इनके व्याकरण ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी है, ये आप जानते भी हैं। अष्टाध्यायी इसका नाम क्यों है? इस ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी क्यों रखा गया? अष्ट मतलब होता है 8 और ध्यायी मतलब अध्याय, तो 8 अध्यायों में ये ग्रंथ जो है ये बटा हुआ है और इसमें लगभग व्याकरण के 4000 सूत्र हैं। सूत्र का मतलब नियम कायदे, जैसे आप अंग्रेजी का ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें आप टेंस पढ़ते हैं और भी बहुत तरह की जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ते हैं, उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई एक चीज़ नहीं है कि उसको गिना जा सके। तो वैसे ही संस्कृत का व्याकरण जो होता है उसमें भी बहुत सारे नियम कायदे होते हैं। तो कुल मिलाकर 4000 सूत्र ये जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है इसमें मौजूद है। और पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का भी उल्लेख किया है। हालांकि यह एक व्याकरण ग्रंथ था लेकिन उसके बावजूद जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उससे ये अछूता नहीं रह पाता है। और यहाँ भी 22 जो जनपद थे तत्कालीन उनका उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे मगध है, अश्मक है, इसके अलावा कंबोज है, यहाँ आप देख लीजिए। इसके बाद गंधार है, सूरसेन है, इन सब की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जिसके बारे में आपने पीछे सुना है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, यहाँ से 16 महाजनपदों की सूची हमें प्राप्त होती है। ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आप देख रहे हैं। 16 महाजनपदों पे अभी और चर्चा शेष है। अभी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो इतिहास है वो इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाला है, तो अगला वीडियो भी इसी पर आधारित होगा। तब तक के लिए नमस्कार।